भारत में यही प्रणाली अपनाई गई है, फर्स्ट पास द पोस्ट। सर्वाधिक वोट से जीतने वाली प्रणाली, इसे सरल भाषा में ये कह दें, सर्वाधिक वोट से जीतने वाली प्रणाली। इसके कई लाभ हैं, आखिर क्यों इसको अपनाया। और भारत ही नहीं, कनाडा, ब्रिटेन, अमेरिका, ऐसे जो लोकतांत्रिक देश हैं, जो लोकतंत्र की मात्र नींव के रूप में ही नहीं जाने जाते बल्कि लोकतंत्र के एक सक्षम उदाहरणों के रूप में जाने जाते हैं, ऐसे राष्ट्रों के साथ भारत भी खड़ा है। इन 4-5 देशों की चुनाव प्रक्रिया एक जैसी है, वहाँ भी सर्वाधिक मत वाले को विजयी घोषित किया जाता है। तो आखिर कारण क्या? पहला कारण, बड़ी सरल प्रणाली है, बड़ी सुगम है। सरल इसलिए कि जिसे सबसे ज़्यादा मत मिला वो जीत गया उस क्षेत्र में। इस प्रकार पूरे देश में 543 क्षेत्र हैं, तो जिस क्षेत्र में जिसको सबसे ज़्यादा मत मिला, जिस उम्मीदवार को, वो जीत गया। कोई इसमें गुणा भाग सोचने की बात नहीं। जैसे क्रिकेट में है ना, बहुत सारे नियम आ गए हैं, डकवर्थ लुईस का नियम, फिर और भी कई तरह के नियम जो गेम को पेचीदा बना दिए हैं। सामान्य मनुष्य के, सामान्य खिलाड़ियों के या सामान्य दर्शकों की पहुंच से समझ बाहर है। तो ये प्रणाली जो है फर्स्ट पास द पोस्ट, सरल सुगम प्रणाली। अब सुगम क्यों है? सुगम इसलिए भी क्योंकि मतदाता को भी केवल एक उम्मीदवार को चुनना है बस। उसके सामने कितने भी उम्मीदवार रहें, कई क्षेत्र ऐसे होते हैं लोकसभा के चुनाव में जहां 50-50, 100-100 उम्मीदवार खड़े होते हैं। वहाँ पे मतदाता को किसी तरह का दिमाग नहीं लगाना पड़ता, बस जो उसको सबसे अच्छा लगे बस उसको मत दे दे, एक मत, बस, दैट्स ऑल। पेचीदगी नहीं है, तो सरल और सुगम है। और मतदाता के लिए भी बड़ी आसानी से ये चुनाव प्रक्रिया समझ में आ जाती है, जैसे आपको समझ में आ रही होगी, क्योंकि जो कॉम्प्लिकेटेड चुनाव प्रक्रिया है, कॉम्प्लेक्स वाली, वो तो बाद में हम पढ़ेंगे और तब आप समझेंगे कि ये वाली चुनाव प्रक्रिया भारत में क्यों अपनाई गई, क्योंकि वास्तव में वो सरल, सुगम और समझ में आने वाली प्रक्रिया। दूसरा, इसमें मतदाता और उम्मीदवार, इनके बीच में सीधा संबंध। उम्मीदवार जब जीतता है तो प्रतिनिधि बनता है, तो वो जनता के मतों से सीधा बना हुआ प्रतिनिधि है। तो इस प्रक्रिया में मतदाता और प्रतिनिधि के बीच में सीधा संबंध। तीसरा, इसमें संसद में क्या होता है, रायपुर से एक उम्मीदवार जीता जो ए दल का है, पंजाब बिलासपुर से एक उम्मीदवार जीता जो बी दल का है। ऐसे पूरे देश के 543 क्षेत्रों से विभिन्न दलों के उम्मीदवार जीते। एक क्षेत्र से एक ही दल का उम्मीदवार जीत सकता है, ये बात आपको मालूम है। पूरे देश के 543 सीटों में जब देखा गया तो पाया गया कि 200 सीटें एक ही दल के व्यक्ति को मिली हैं, 300 सीटें एक ही दल के व्यक्ति को मिली हैं। यदि 300 सीटें एक ही दल के व्यक्ति को मिली है, एक ही दल के व्यक्तियों को पूरे देश में 300 सीटें मिली हैं, तो वह दल लोकसभा में बहुमत में है, अर्थात उसे लोकसभा का आधा धन 1, 272 धन 1, 273 से ज़्यादा सीटें मिली हैं। लोकसभा की कुल संख्या 543, उसे 272 से ज़्यादा सीटें मिली। तो 272 से ज़्यादा मिल गई तो बिल्कुल स्पष्ट हो गया कि बहुमत इस दल का है और वह दल सरकार बनाएगी। तो इस प्रणाली में संसद में किसी एक पार्टी का बहुमत मिलने पर देश में स्थिर सरकार का गठन हो जाता है। बहुमत हो, बस बहुमत मतलब 272 से ज़्यादा, और जितना ही ज़्यादा होगा बहुमत उतना ही स्थिर सरकार होगी। तो इस प्रकार ये तो इस प्रणाली की अच्छाइयाँ हैं। पर जैसा मैंने कहा कि कुछ देशों में ये प्रणाली है जैसी भारत में है, कुछ देशों में कुछ दूसरे तरह की प्रणाली है। हम चुनाव की प्रणालियों की बात कर रहे हैं, और चुनाव की प्रणालियों में पहली प्रणाली तो फर्स्ट पास द पोस्ट वाली थी। अब
इस प्रणाली की, इस पद्धति की कुछ बुराइयां हैं, उसको जान लें। उसके बाद हम दूसरी प्रणाली का अध्ययन करेंगे। बुराइयां क्या हैं? बुराइयां, पहली बात यह है कि इसमें ज़रूरी नहीं है कि सबसे ज़्यादा वोट जिस व्यक्ति को मिला है उसे बहुमत मिला हो। बिना बहुमत के भी वह संसद में आ सकता है। सर्वाधिक मत जीतने वाले प्रत्याशी के पक्ष में बहुसंख्यक मतदाताओं ने वोट दिया हो, ये जरूरी नहीं। बहुसंख्यक मतलब 50% से ज़्यादा लोग यदि उसको वोट देते हैं तब तो बात समझ में आती है कि बहुमत का प्रतिनिधित्व कर रहा है। पर मैंने जैसा बताया, कांग्रेस 48% के साथ 415 सीटें जीतती है, तो बहुमत का प्रतिनिधित्व वास्तव में नहीं कर रही थी। ये इसलिए एक तरीके से अलोकतांत्रिक हो जाता है, एक तरीके से अनुचित प्रक्रिया हो जाती है। तो आलोचकों का कहना है कि वास्तव में फर्स्ट पास्ट द पोस्ट में वास्तव में बहुमत के प्रतिनिधियों का चुनाव नहीं होता, इसलिए ये अलोकतांत्रिक और अनुचित पद्धति है। दूसरी बुराई इसकी जो है वो है कि ये प्रणाली जो है ये अल्पसंख्यक उन लोगों का कम और शक्तिशाली और बड़े दलों का हित ज़्यादा देखती है। यदि अल्पसंख्यक हैं, आपकी संख्या कम है, वैसे ही तो कम संख्या है तो बहुमत आप के प्रतिनिधि को मिलेगा ही नहीं। ऐसी संभावना बहुत बनी रहती है जब तक कि बहुसंख्यक लोग भी उसके पक्ष में वोट न दें। दूसरे शब्दों में, अल्पसंख्यक उम्मीदवार की विजय की संभावना तभी बढ़ती है जब अल्पसंख्यक उम्मीदवारों की संख्या, अल्पसंख्यक मतदाताओं की संख्या बहुत हो, जो होता नहीं है सामान्यतः। अधिकतर क्षेत्रों में तो अल्पसंख्यक इसीलिए वे कहलाते हैं क्योंकि उनकी संख्या कम है। तो इस प्रणाली में अल्पसंख्यक कम शक्तिशाली हो जाते हैं। ऐसे ही छोटे जो राजनीतिक दल हैं, जिनके पास प्रचार प्रसार आदि के लिए पैसा कम है, जिनकी पहुंच कम है, उनके लिए भी इस तरह की चुनावी प्रक्रिया में भाग लेना बड़ा जोखिम भरा काम है। और अल्पसंख्यकों के हितों को सुनने वाला सामान्यतः इस प्रक्रिया में प्रतिनिधित्व नहीं कर पाता। ये इस पद्धति की बहुत बड़ी बुराई है। तीसरा दोष, इस चुनाव में अगर मैदान में 2, 3, 4, 5 या उससे अधिक उम्मीदवार खड़े हो गए, जैसा होते हैं, मैंने बताया ना 50-50, 60-60 प्रतिनिधि खड़े होते हैं, तब उम्मीदवार का चयन करने में मतदाताओं को कठिनाई होती है, क्योंकि मतदाता यही निर्णय नहीं कर पाता कि वह किस उम्मीदवार को अपना मत दे, क्योंकि उसे उम्मीदवार को देखकर मत देना है। लेकिन सत्ता में अंततः कौन आता है? दल आता है। जिस दल के उम्मीदवार सबसे ज़्यादा हैं वह दल सत्ता में आएगा, उसकी नीतियां लागू होंगी। हमारे क्षेत्र से जो उम्मीदवार जीता, जरूरी नहीं है कि वह उम्मीदवार उस दल का हो जो बहुमत पाया। ऐसी स्थिति में मेरा उम्मीदवार विरोधी दल का हो जाता है, और विरोधी दल का होने के कारण फिर वह हमारी अपनी नीतियों को, अपनी अपेक्षाओं को, जो अपने वादों को पूरा नहीं कर पाता। ये एक इसकी बहुत बड़ी खामी है। और उम्मीदवारों की संख्या का तो पूछना ही क्या, निर्दलीय उम्मीदवार इतनी संख्या में, और दलों की संख्या भी इतनी हो गई है कि मतदाता को वास्तव में बहुत कठिनाई होने लगी है कि किसे मत दे। अंतिम दोष कि जो हारे हुए प्रतिनिधियों को जो मत मिला है, उनको कुछ मत तो मिला है ना, यद्यपि हारे हैं, तो उन लोगों का मत जो है, वोट है, वो बर्बाद माना गया, उसकी कोई वैल्यू नहीं। बहुत से जो मत से जो हारे हुए प्रत्याशी होते हैं, उन हारे हुए प्रत्याशियों के कारण मत बर्बाद हो जाते हैं, उन लोगों को दिए हुए मत। तो ये 4-5 खामियां, दोष इस प्रतिनिधित्व प्रणाली में है। तो हमने फर्स्ट पास्ट द पोस्ट प्रणाली क्या है इसको समझा, इसकी अच्छाई क्या है,
भारत में क्यों लागू है और इसकी बुराई क्या है, ये समझ लिया। अब हम आते हैं दूसरी पद्धति पर, और दूसरी पद्धति है आनुपातिक या समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली। आनुपातिक या समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, अब ये क्या है? इससे पहले मैं आगे बढ़ूं, मैं आपको बता दूं, यदि मैं सबसे ऊपर आप लिखा देखें चुनावी प्रणालियां, तो चुनावी प्रणालियां दो तरह की हैं। एक तो फर्स्ट पास द पोस्ट प्रणाली है जो सबसे सरल, और दूसरी हो गई आनुपातिक या समानुपातिक प्रणाली। अब आनुपातिक और समानुपातिक प्रणाली भी 2 या 3 भागों में बटी हुई है, 3 भागों में बल्कि कहना चाहिए। तो इस प्रकार इतनी तरह की चुनावी प्रणालियां विश्व के विभिन्न देशों में प्रचलित हैं सामान्यतया। पहली प्रणाली का हमने अध्ययन कर लिया, अब दूसरी प्रणाली की ओर बढ़ते हैं, आनुपातिक या समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली। जैसा कि शब्द से स्पष्ट है, आनुपातिक मतलब अनुपात के साथ, प्रपोर्शन के साथ। समानुपात माने प्रपोर्शन, उचित प्रपोर्शन में। तो अंग्रेजी में इसका अनुवाद हो जाता है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेटिव या प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन मेथड। प्रपोर्शन में तुलनात्मक दृष्टि से जितनी जनसंख्या उसके प्रतिनिधियों का उतना प्रतिशत प्रतिनिधि बनेंगे, उसके उम्मीदवारों का उतने प्रतिशत प्रतिनिधि बनेंगे। इसे कहते हैं आनुपातिक या समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली। इसके अर्थ क्या है? याद रखेंगे कि हमने दोषों की चर्चा की थी पहली प्रणाली में। उन दोषों में से कुछ दोषों को इस प्रणाली में हटाने का प्रयास किया गया। प्रत्येक जाति, और मुख्य दोष जो उस प्रणाली का है वो है अल्पसंख्यक लोगों की चिंता। उनकी चिंता जिनकी संख्या कम है, जो अपना प्रतिनिधि नहीं भेज पाएंगे क्योंकि स्वयं अल्पसंख्या में हो, उनका क्या होगा? उनकी आवाज़ कैसे संसद तक पहुंचेगी? और भी कुछ बातें। तो हर जाति, वर्ग व समुदाय को उनकी मतदाताओं की संख्या के अनुपात में प्रतिनिधित्व देने का उद्देश्य प्रत्येक जाति, प्रत्येक वर्ग, प्रत्येक समुदाय को उनकी जनसंख्या के अनुपात में, उनकी जनसंख्या के प्रपोर्शन में प्रतिनिधित्व दिए जाने का प्रावधान, इस उद्देश्य से ये प्रणाली बनाई गई। इस प्रणाली का ईजाद, इस प्रणाली की शुरुआत या विचार पहली बार प्रसिद्ध फेमस इंग्लिश जेंटलमैन कॉल्ड टॉमस एयर, इन्होंने अपनी पुस्तक में लिखा। टॉमस एयर ने, जिस पुस्तक का नाम था प्रतिनिधियों का चुनाव। इसमें आनुपातिक प्रतिनिधि की चुनावी पद्धति का उल्लेख करते हैं, और इसलिए इस प्रणाली को साथ ही हेयर प्रणाली भी कहा जाता है। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम, आनुपातिक प्रतिनिधित्व सिस्टम, समानुपातिक प्रतिनिधित्व सिस्टम, हेयर सिस्टम, सब एक के ही नाम है। हेयर प्रणाली में प्रोपोर्शन के अनुसार, अनुपात के अनुसार प्रतिनिधित्व है, और ये जितनी भी प्रणालियां आई हैं अब तक, उसमें सबसे लोकप्रिय है। भारत में ये लागू नहीं है। कम से कम लोकसभा के चुनाव में, विधानसभा के चुनाव में, जो देश के सबसे महत्वपूर्ण चुनाव है, वहाँ पर यह प्रणाली लागू नहीं है। लेकिन वैसे देखा जाए तो सबसे लोकप्रिय प्रणाली है, और इसकी शुरुआत 1793 में हुई थी। 1793 में फ्रांस में जब नेशनल कन्वेंशन का चुनाव हुआ। नेशनल कन्वेंशन मतलब फ्रांस की एक तरीके से लोकसभा, पार्लियामेंट को नेशनल कन्वेंशन कहते हैं। वहाँ 1793 में चुनाव सुधारों के तहत हेयर के सुझाव के आधार पर चुनाव हुए। लेकिन इसका जो असली प्रचार है
वो प्रचार टॉमस हेयर की पुस्तक के आने के बाद हुआ, जो बाद में लिखी गई। लेकिन ये प्रक्रिया की शुरुआत 1793 में हो गई थी। इस चुनावी पद्धति की शुरुआत 93 में हो गई थी। ज़्यादा पॉपुलर ये हेयर की पुस्तक के आने के बाद हुई। बात स्पष्ट। लोकतंत्री शासन व्यवस्था, जिसमें भारत, फ्रांस, ब्रिटेन, अमेरिका आदि शामिल हैं, इसमें विभिन्न संप्रदाय, जाति, समुदाय, वर्ग, इनको उनके अनुपात में प्रतिनिधित्व मिले, ये एक बहुत बड़ी समस्या है, उनकी जनसंख्या के अनुपात में। और ये समस्या उन सभी देशों में बनी हुई है जो फर्स्ट पास्ट द पोस्ट पद्धति के बल पर, के आधार पर चुनाव कराते हैं। लोकतांत्रिक व्यवस्था में बहुसंख्यक प्रतिनिधित्व प्रणाली सर्वोत्तम है। ये प्रणाली लोकप्रिय इसलिए है क्योंकि विद्वानों का मानना है वर्तमान इसमें जितनी प्रणालियां मालूम है उसमें सर्वोत्तम ये है क्योंकि इसमें बहुप्रतिनिधित्व का प्रावधान है, बहुसंख्यक प्रतिनिधित्व का प्रावधान है। इसमें अल्पसंख्यकों और अन्य वर्ग और समुदायों के हितों को भी ध्यान में रखकर उनके प्रतिनिधित्व को भी उतना ही बल दिया गया है जितना कि अन्य के प्रतिनिधित्व को। जॉन स्टुअर्ट मिल, जिनका जिक्र राजनीति विज्ञान के में लगभग हर विषय में आता है, उनके शब्दों में यदि अनेक वर्गों को शासन करने का प्राकृतिक अधिकार है, यदि अनेक वर्गों को शासन करने का प्राकृतिक अधिकार है, तो अल्पसंख्यक वर्गों को भी इस बात का समान अधिकार है कि उनकी बात सुनी जाए, अर्थात उनका भी प्रतिनिधित्व हो। यही तो लोकतंत्र है ना। साधारणतः माना जाता है कि मतों के अनुपात में, अर्थात अन्य वर्गों को उनकी संख्या के अनुपात में प्रतिनिधित्व मिलना ही वास्तविक प्रतिनिधित्व है। दूसरे शब्दों में ये बात आपको स्पष्ट हो गई होगी कि जो पद्धति भारत में अपनाई गई है, जिस पद्धति को हम फर्स्ट पास्ट द पोस्ट कहते हैं, जिस पद्धति में सबसे आगे वाला विजेता घोषित होता है, उस पद्धति की बुराई ये है कि उसमें अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व को ध्यान में नहीं रखा गया और इसलिए उस हद तक वो अलोकतांत्रिक है। अब आप समझ गए होंगे कि कितना बड़ा दोष है इस चुनावी पद्धति में, लेकिन फिर भी हमने उसको लागू किया है, उसके कारण हम पढ़ चुके हैं। तो वास्तविक प्रतिनिधित्व इसी प्रक्रिया में है, ऐसा जे.एस. मिल का कहना है। अब जैसा मैंने आपको बताया, आनुपातिक या समानुपातिक प्रतिनिधित्व के 2 या 3 रूप हैं, मूलतः 2, वैसे आप एक तीसरा रूप भी आगे पढ़ेंगे। ये 2 रूपों की बात करें तो पहला रूप कहलाता है इसके अंतर्गत एकल संक्रमणीय मत प्रणाली। एकल, एक संक्रमणीय मत प्रणाली। ये संक्रमण क्या है, इसको हम समझने की कोशिश करेंगे। कुछ इसमें गुणा भाग भी है, कुछ गणित भी है। और दूसरी प्रक्रिया कहलाती है सूची प्रणाली, अर्थात लिस्ट सिस्टम। और एकल संक्रमणीय प्रणाली कहलाती है सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम। सिंगल ट्रांसफरेबल मतलब मत को दूसरे को दिया जा सकता है। हमने दिया इसको है, लेकिन किसी कारणों से यह मत दूसरे के में काउंट होगा। ऐसी स्थिति में वो ट्रांसफ़र होता है, इसीलिए इस प्रक्रिया को ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम कहते हैं। तो सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम क्या है, अब सबसे पहले समझ लीजिएगा। एक तो हमने हेयर प्रणाली समझी, एक व्यक्ति के नाम से। अब यहाँ पर एक और नाम आता है एंड्रे प्रणाली। एंड्रे प्रणाली क्या है? एकल संक्रमणीय मत प्रणाली को एक साकार रूप देने में मिस्टर एंड्रे, जो डेनमार्क के मंत्री थे। डेनमार्क एक बड़ा छोटा स्कैंडिनेवियन नेशन है, देखिए बड़ा छोटा सा देश है,
लेकिन उस देश के एक मंत्री ने 1886 में, जिनका नाम मिस्टर एंड्रे था, उन्होंने ये एकल संक्रमणीय प्रणाली में कुछ सुधार किया और उसे लागू किया। इसीलिए इसे एंड्रे सिस्टम भी कहते हैं। तो एकल संक्रमणीय प्रणाली एंड्रे प्रणाली भी कहलाती है, इस बात को आप याद रखें। और यह 1886 में आया, जबकि इसके पहले की जो प्रणाली मैंने बताई वह प्रणाली 1793 में आई। इस सिस्टम को एकल क्यों कहा जाता है? क्योंकि सिंगल, एक व्यक्ति का एक वोट होता है, और संक्रमणीय मतलब ट्रांसफरेबल। तो यदि इसकी परिभाषा की बात करें तो इस प्रणाली को, इस सिस्टम को एकल संक्रमणीय प्रणाली इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें पसंदगी या वरीयता के आधार पर, पसंद या वरीयता के आधार पर एक प्रत्याशी को प्राप्त अतिरिक्त मत, ये शब्द याद रखेंगे, अतिरिक्त मत। ये अतिरिक्त मत क्या है तो हम समझने की कोशिश करेंगे। फिलहाल हम इतना याद रखें कि एक प्रत्याशी को प्राप्त अतिरिक्त मत दूसरे प्रत्याशी को हस्तांतरित या ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। अतिरिक्त मतों को, ये अतिरिक्त कहाँ से आता है, ऐसे कहाँ से अतिरिक्त मतों की बात हो गई, इसे हम समझेंगे। फिलहाल आप जानें इसका नाम यह इसलिए, इसकी परिभाषा, क्योंकि इसमें अपनी पसंद या अपनी वरीयता के अनुसार दिए गए एक प्रत्याशी को जो प्राप्त अतिरिक्त मत हैं उसे दूसरे प्रत्याशी को हम स्थानांतरित करते हैं। इस प्रणाली के अंतर्गत क्या होता है, थोड़ा इस प्रक्रिया को, जो कॉम्प्लेक्स है, ये वो प्रक्रिया है जो कॉम्प्लेक्स है, थोड़ी जटिल है, और इसी जटिलता के कारण इसे भारत में लागू नहीं किया गया। क्योंकि जब भारत में लोकतंत्र 1947 में लागू होने की बात हुई, स्वतंत्रता के बाद 1947, तो भारत की अधिकतर जनसंख्या निर्धन तो थी ही, अशिक्षित भी थी। और ऐसी स्थिति में एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम को लाना राजनीति को बड़ा पेचीदा बनाने वाली बात होती। संभवतः इसलिए हमने एक सरल प्रणाली अपनाई। शायद उस समय हमारे पास इतना लॉजिस्टिक्स भी नहीं था जिसमें हम इस जटिल प्रणाली को ठीक से इसका अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन कर सकें और सही परिणाम दे सकें। तो समझें ये प्रणाली क्या है। इस प्रणाली में क्या होता है कि पूरे देश को बहुसदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र में बांटा जाता है, बहुसदस्यीय, और प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र से एक से ज़्यादा प्रतिनिधि निर्वाचित किए जा सकते हैं। ये एक बहुत बड़ी बात है, एक से ज़्यादा प्रतिनिधि निर्वाचित किए जा सकते हैं, किंतु हर मतदाता को एक ही मत देने का अधिकार है। एक मत में कैसे एक से ज़्यादा को निर्वाचित, यहाँ पे बात स्पष्ट कर दें कि हर मतदाता को एक ही मत का अधिकार, लेकिन एक से ज़्यादा प्रतिनिधि निर्वाचित हो सकते हैं। उसे अपनी पसंद दिखानी होती है। पसंद का अर्थ होता है कि यदि उस क्षेत्र में 15 उम्मीदवार हैं तो प्राथमिकता के आधार पे वो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा ऐसा नाम दे दे क्रमबद्ध तरीके से। पहली पसंद लिखे, प्रत्येक मतदाता जिस उम्मीदवार को सबसे ज़्यादा पसंद करेगा उसे पहली पसंद, उसके आगे दूसरी पसंद, फिर तीसरी पसंद, फिर चौथी पसंद, आदि आदि करेगा। इस प्रकार कुल जितने सदस्य निर्वाचित होते हैं उतनी ही पसंदगियां क्रमशः दर्शाता है। मान लीजिए एक निर्वाचन क्षेत्र से 20 उम्मीदवार चुनाव लड़े, किंतु केवल 5 के आगे पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा पसंद दिया हुआ है। वो 5 के आगे दर्शाएगा, खड़े हुए 20, लेकिन दर्शाया उसने 5। ये पसंदगियों को दर्शाने की व्यवस्था क्यों की गई है? यहीं पर वो पेंच है जो इस पद्धति को थोड़ा जटिल बना देता है। पसंदगी को दर्शाने के मायने ये हैं कि यदि कोई उम्मीदवार एक निश्चित संख्या, जिसे हम कोटा कहते हैं, वो कोटे से अधिक प्राप्त कर ले मत, तो उसके जो अतिरिक्त मत हैं, सब कल्पना करिए यदि कोटा 100 का उसको लेना था, कैसे वो कोटा आता है हम चर्चा करेंगे। उसको जीतने के लिए 100 मत चाहिए कोटा, लेकिन उसे मिल गए 110 मत,
तो अतिरिक्त जो 10 मत हैं वो दूसरे को ट्रांसफ़र हो जाएंगे। और ऐसा करने से क्या होता है, मत बेकार नहीं जाते, जैसा कि सरल प्रणाली में है, जैसा कि फर्स्ट पास द पोस्ट प्रणाली में है। हारे हुए लोगों को जो मत गए हैं वो बेकार गए। यहाँ ऐसा नहीं, यहाँ पे दूसरी पसंद को वे मत, अतिरिक्त मत, पहली पसंद के द्वारा पाए गए अतिरिक्त मत दूसरी पसंद को चले जाते हैं एक निश्चित कोटा पाने के बाद इनके। और ये दूसरी पसंद ही में नहीं, अन्य उम्मीदवारों में बांट दिए जाते हैं। उसका भी तरीका है जिसे हम समझेंगे। इसी प्रकार और इसी कारण ही इस प्रणाली को एकल, एक मत, संक्रमणीय, ट्रांसफरेबल, हस्तांतरित मत प्रणाली कहा जाता है। ये अतिरिक्त मत अन्य उम्मीदवारों को हस्तांतरित किए जा सकते हैं। ये इस प्रणाली का बहुत बड़ा पहलू है, अहम पहलू है। मतदान समाप्त होने पर सबसे पहले ये मालूम हो जाता है, ये मालूम करना पड़ता है कि उस निर्वाचन क्षेत्र में डाले गए मतों की कुल संख्या कितनी थी। इस प्रणाली में ये एक थोड़ी सी दिक्कत है कि कुल मतों की एग्जैक्ट संख्या मालूम होना जरूरी है। इस प्रणाली में कुल मत कितने डाले गए इस निर्वाचन क्षेत्र में, इस संख्या के मालूम होने के बाद ही निश्चित संख्या या कोटा जिसे हम कहते हैं वो मालूम पड़ सकता है। फिर कोटा हर क्षेत्र का अलग अलग होगा, हर निर्वाचन क्षेत्र का अलग अलग कोटा होगा। वहाँ की जनसंख्या और वहाँ के मतों की संख्या और उम्मीदवारों की संख्या को ध्यान में रख के अलग अलग क्षेत्र में कोटे का निर्धारण होता है। ये कोटे का निर्धारण कैसे होता है इसे हम आगे समझेंगे। फिलहाल हम जान लें कि हर क्षेत्र का अलग अलग कोटा होता है एक मैथमेटिकल फार्मूला के तहत, और उस कोटे को जिस कैंडिडेट ने पा लिया वो विजयी। उस कैंडिडेट को जो अतिरिक्त वोट मिले, कोटे से ज़्यादा वोट, वो अतिरिक्त वोट अन्य उम्मीदवारों को ट्रांसफ़र होगा। तब तक ये ट्रांसफ़र होते रहेंगे जब तक कि दूसरा कैंडिडेट भी उस कोटे की सीमा तक न पहुंच जाए, यदि वहाँ एक से ज़्यादा सीटें खाली हों।